हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट AS17 का चार्ट रिवीजन। AS17 का नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग, राइट। ये स्टैंडर्ड हमेशा हर अटेम्प्ट में तो नहीं पूछा जाता है, बट आप ये मान सकते हो कि हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट्स सी हम चार्ट रिवीजन में कितना अच्छे से कवर अप कर पाते हैं। ठीक है, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का चार्ट रिवीजन शुरू कर रहे हैं क्विकली। चलिए, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप में से किसी को नहीं पता कि सेगमेंट मतलब क्या होता है। सेगमेंट मतलब ये वर्ड तब यूज करते हैं जब एक बिजनेस अलग अलग एरियाज, अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करता है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं एक ही प्रोडक्ट बेचता हूं इंडिया में और इंडिया के बाहर, तो मेरे दो सेगमेंट हो गए, मतलब एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। इसको आप अलग सेंस में ऐसे बोल सकते हो कि मैं तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करता हूं। जैसे होंडा करके आपने कंपनी का नाम सुना होगा, वो जनरेटर के सेगमेंट्स में भी है, वो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के सेगमेंट में भी है। वी स्मार्ट एकेडमी, हमारा मेन पर्पस तो यही है कि क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को। बट अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हमारा फेस टू फेस क्लासेस अलग होती है, ऑल्दो कोविड-19 में अभी फिलहाल नहीं हो रही है, जो कि थोड़ा सा ये सेगमेंट डिस्टर्ब हो गया है। सेकेंड सेगमेंट हमारा है पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव। वेरी सून वी आर कमिंग इन थर्ड सेगमेंट विच इज लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जो कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा खुद का प्लेटफॉर्म होगा। अभी करंटली हम अगर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो यूट्यूब के थ्रू करते हैं, बट हम बाकायदा पेड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में भी आएंगे, तो वो हमारा थर्ड सेगमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे अलग अलग सेगमेंट ऑफ बिजनेस हो गए। ठीक है ना। अगर अब वी स्मार्ट एकेडमी अपना एरिया वाइज सेगमेंट देखना चाहे, ज्योग्राफिकल वाइज देखना चाहे, तो बोल सकता है कि महाराष्ट्र में उसका रेवेन्यू कितना होता है, अदर स्टेट्स में कितना होता है, MP में कितना होता है, स्टेट वाइज भी वो सेगमेंट कर सकते हैं। AS17 में बताया गया है कि ये सेगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, और सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये मालूम पड़ जाता है कि P&L बैलेंस शीट में ये मालूम पड़ जाता है कि टोटल असेट्स लायबिलिटीज पूरे कंपनीज में, पूरे कंपनी के टोटल रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस कितने हैं। बट अगर उन्हीं सारी चीजों को सेगमेंट वाइज डिवाइड करके रिपोर्ट किया जाए तो हो सकता है कुछ यूजर्स को ज्यादा डिसीजन लेने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो सेगमेंटेशन करना इसीलिए जरूरी है। AS17 पढ़ रहे हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। आइए, सबसे पहला पॉइंट सेगमेंट्स। AS17 कहता है कि जब एक कंपनी सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करने जाएगी तो पहले उसको यह डिसाइड करना है कि उसका बिजनेस सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना चाहती है कि वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना चाहती है। बिजनेस सेगमेंट का मतलब होता है अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हो, हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सेपरेट है। आइए, तो कुल मिला के दो टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। पहला इज बिजनेस सेगमेंट, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। या तो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिल्कुल ही अलग अलग है, जैसे मैंने आपको बोला कि होंडा के केस में जनरेटर्स अलग हो गया और ऑटोमोबाइल्स अलग हो गया। ठीक है। दूसरा बोल रहा है या तो फिर रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इंडिपेंडेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। रिलेटेड सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिपेंडेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। वी स्मार्ट के केस में बात तो यह है कि भाई हम प्रोडक्ट तो एक ही दे रहे हैं, वीडियो क्लासेस, बट वीडियो क्लासेस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और वीडियो क्लासेस ऑफलाइन मोड पर पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव है, ये रिलेटेड बट डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है। तो मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। जैसे मैं आपको बोलूं कि ऑटोमोबाइल की बात करें, होंडा की बात करें, तो ऑटोमोबाइल में सेल ऑफ व्हीकल प्लस उसके बाद आफ्टर सेल वारंटी और आफ्टर सेल सर्विसेज, ये है रिलेटेड टू ईच अदर बट हैविंग डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो अगर डिस्टिंग्विशेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं, या रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं बट डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं, तो आप उनको बिजनेस सेगमेंट बोल सकते हो। आप उनको बिजनेस सेगमेंट बोल सकते हो। ज्योग्राफिकल सेगमेंट कब आइडेंटिफाई किया जाएगा?
डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंट रिस्क एंड रिटर्न्स। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यहां पर वर्ड क्या आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, मतलब सेम गुड्स एंड सर्विसेज को आप अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अगर आप बेचते हो, अलग अलग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो मेरा मार्जिन है वो 20% है, पर फॉरेन कंट्री में मेरा मार्जिन 30% हो जाता है। तो अलग अलग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। सेम प्रोडक्ट को मैं जब इंडिया में बना के बेचता हूं और जब फॉरेन मार्केट में बेचता हूं तो थोड़ा थोड़ा मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग हो जाता है। मैं फॉरेन मार्केट के लिए सेम प्रोडक्ट को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं, क्योंकि वहां पर कंजम्पशन पैटर्न अलग है, वहां पर यूटिलिटी पैटर्न अलग है। तो बेसिकली सेम गुड्स को आप अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में बेच रहे हो, क्योंकि अलग अलग रिस्क और अलग अलग रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कुल मिला के सेगमेंट्स दो टाइप के हो गए, बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है, जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपको या तो बिजनेस सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना है या तो आपको ज्योग्राफिकल सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना है। ये आप डिसाइड करोगे कि आप रिपोर्टिंग बिजनेस सेगमेंट वाइज करना चाहते हो कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट वाइज करना चाहते हो। फिर भी एएस कहता है कि फिर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, चेक डोमिनेट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। आपको यह देखना है कि मेजरली हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट वाइज जाता है कि ज्योग्राफिकल वाइज जाता है। जैसे वी स्मार्ट की बात करें तो वी स्मार्ट का डिसीजन मेकिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट वाइज। हम फेस टू फेस की डिसीजन मेकिंग को लेकर अलग चीजें होती हैं, अलग बातें होती हैं, अलग डिस्कशन होता है, और हमारा ऑनलाइन क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस को लेकर अलग बातें होती हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि यार क्या बोलते हैं, जब हम साउथ इंडिया में अपना क्लासेस सेल करेंगे तो हम लोअर वैल्यू पे सेल करें, ऐसा हम जनरली नहीं सोचते। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंडेंट होती है, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज पे। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। तो अगर आपका डोमिनेंट फैक्टर प्रोडक्ट है तो आप बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी सेगमेंट मानोगे और रिपोर्टिंग उसके अकॉर्डिंग करोगे। बट अगर आपका डोमिनेंट फैक्टर ज्योग्राफिकल वाइज है, लाइक आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है पर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके डोमिनेंट फैक्टर उसके लेकर तैयार होते हैं, तो आप ज्योग्राफिकल सेगमेंट को प्राइमरी मानोगे। ठीक है, और बिजनेस को फिर सेकेंडरी मानोगे। सर प्राइमरी सेकेंडरी में फर्क क्या है? जो सेगमेंट प्राइमरी हो गया उसके डिस्क्लोजर्स ज्यादा होंगे, जो सेगमेंट सेकेंडरी हो गया उसके डिस्क्लोजर्स कम होंगे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अफेक्टेड बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो प्राइमरी बिजनेस हो जाएगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन तो प्राइमरी ज्योग्राफिकल हो जाएगा, और अगर बोथ है तो ऐसे केस में बिजनेस को आप प्राइमरी मानोगे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा मेन पॉइंट क्या है, हमें क्या करना होता है, हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है बेसिकली। तो मैं थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं। फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि जब आप बिजनेस सेगमेंट, जब आप सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हो तो आपको क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी चाहिए। आपको कुल मिला के ये सारी की सारी चीजें रिपोर्ट करनी चाहिए। आपको ये 6 आइटम्स दिख रहे हैं, आपको ये 6 के 6 आइटम्स रिपोर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू। जब आप सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करोगे, चाहे प्रोडक्ट वाइज सेगमेंटेशन हो चाहे ज्योग्राफिकल वाइज हो, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल वाइज है तो आप टोटल रेवेन्यू बताओगे कि आपका इंडिया में कितना है, एशियन कंट्रीज में कितना है, अदर एशियन कंट्री में कितना है, और यूरोपियन कंट्रीज में कितना है वगैरह। सेगमेंट टोटल रेवेन्यू के साथ साथ सेगमेंट रेवेन्यू, मतलब ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आ जाएगा। सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट के रेवेन्यू के साथ साथ सेगमेंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस कितनी है, हर अलग अलग सेगमेंट का असेट्स एंड लायबिलिटीज कितना है, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है। ठीक है ना। एक्सटर्नल रेवेन्यू भले आपका प्रोडक्ट वाइज भी हो, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते हो, होंडा डील करती है ऑटोमोबाइल्स में, तो होंडा बेसिकली सेगमेंट वाइज जब बताएगी प्रोडक्ट्स का अलग, जनरेटर्स का अलग, तो जनरेटर्स में ही वो बताएगी कि इंडिया में कितना है और इंडिया के बाहर कितना है। ऐसा रिकंसिलेशन ऑफ सेगमेंट एंड इंटरप्राइज, यहां पर हम एक रिकंसिलेशन भी बनाते हैं। सर क्या बनाते हैं? रिकंसिलेशन मतलब कि जो आपका टोटल रेवेन्यू एज पर योर P&L दिख रहा है और जो आपने सेगमेंट रेवेन्यू दिखाया है, उन दोनों में कितना फर्क है, आपने कौन कौन से अमाउंट नहीं डाले हैं।
ठीक है ना। आपका सेगमेंट रिजल्ट जो दिख रहा है P&L और आपका जो टोटल P&L दिख रहा है उसमें क्या फर्क है, आपको एक रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है। एनी सेगमेंट विच वॉज रिपोर्टेबल इन प्रीवियस ईयर बिकॉज ऑफ पैरा, अच्छा ये पॉइंट अभी हम आए नहीं है, सिर्फ आपको ये डिस्क्लोजर पे आ गए थे, ये डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे कि सर ये सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा। अभी हमने देखा ना कि सेगमेंट रेवेन्यू दिखाना है, सेगमेंट एक्सपेंस दिखाना है, तो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा। सेगमेंट रेवेन्यू में एक तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट से मिलने वाला इनकम, डायरेक्ट इनकम। अलोकेबल रेवेन्यू फ्रॉम एंटरप्राइज कॉमन रेवेन्यू, हो सकता है एंटिटी का कुछ कॉमन रेवेन्यू हो जो एंटिटी अलग अलग सेगमेंट में अलोकेट कर देती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ कमीशन इनकम मिला बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट सेगमेंट्स, तो आपने दोनों सेगमेंट पे अलोकेट कर दिया, तो ऐसे अलोकेटेड इनकम। और तीसरा इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, अगर मान लीजिए आप इंटरनली एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में सेल कर रहे हो, मान लीजिए आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जनरेटर वाले सेक्टर को कुछ पार्ट्स सेल किए, कॉमन पार्ट्स लगते हैं मान लीजिए, या जनरेटर सेगमेंट ने ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर को कुछ पार्ट्स सेल किए, तो इंटर सेगमेंट रेवेन्यू बोलते हैं, वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। आपके रेवेन्यू में क्या क्या नहीं आएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आप नहीं दिखाओगे, वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब वो रिकंसिलेशन का पार्ट बन जाएगा। जो चीजें आपके सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं आएंगी वो चीजें आपके रिकंसिलेशन का पार्ट बन जाएगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपकी कंपनी को मिला है तो जनरली वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपके सेगमेंट रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनता है जब तक आपकी मेन ऑपरेटिंग बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही काम करते हो, जैसे आप बैंकिंग इंडस्ट्री हो, तो बैंक्स का तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही इंटरेस्ट है, तो वो फिर सेगमेंटेशन कर सकती है। पर अगर मान लीजिए आपने कोई एफडी कर दी, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आपका और वहां से कुछ इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो उसको आप रेवेन्यू का पार्ट नहीं मानोगे अनलेस फाइनेंशियल बिजनेसेस ऐसा करके। दूसरा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सब भी आपके सेगमेंट रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा, ये अदर्स हैं, ये रिकंसिलेशन का पार्ट बन जाएगा। सेम इन केस ऑफ सेगमेंट एक्सपेंसेस, सेम टू सेम वही बोला गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, अलोकेबल और इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपका इंटरेस्ट मेन ऑपरेटिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज, एनबीएफसीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह वगैरह। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को भी आप सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट नहीं मानोगे क्योंकि वो ओवरऑल कंपनी वाइज होता है। जनरल एंटरप्राइज एक्सपेंसेस जो अलोकेट नहीं कर सकते, विच आर नॉन अलोकेबल, तो वो आपके सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा। सेगमेंट असेट्स और सेगमेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग नेचर के असेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आ जाएगा और रीजनेबली अलोकेबल आ जाएगा। रीजनेबली अलोकेबल, आई बात समझ में, ठीक है बेटा। डू नॉट इंक्लूड डीटीए, डेफर्ड टैक्स असेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपके सेगमेंट असेट्स का पार्ट नहीं बनेगा। टेक एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स व्हेन इंटरेस्ट और डिविडेंड इज कंसीडर्ड इन रेवेन्यू, हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या आप सेगमेंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस भी लोगे? तभी लोगे जब आपने उनके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो आपने सेगमेंट रेवेन्यू में कंसीडर किया है। अगर आपने सेगमेंट रेवेन्यू में उनके इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किए तो आप मेन असेट्स और लायबिलिटीज को भी कंसीडर नहीं करोगे। तो ये आपके मेन हो गए सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके AS 17 का, जिस पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ये वाला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरा 27। अब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी में मैंने आइडेंटिफाई किया मैं 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करता हूं, तो क्या मुझे 10 के 10 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का अलग अलग सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? ये मेरे 10 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी कंपनी में 10 सेगमेंट्स हैं, 20 सेगमेंट्स हैं, 30 सेगमेंट्स हैं, तो क्या सारे के सारे सेगमेंट्स रिपोर्ट करना जरूरी है? नहीं, सारे के सारे सेगमेंट्स रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। कितने सेगमेंट रिपोर्ट करना जरूरी है वो बताएगा हमें पैरा नंबर 27। पैरा 27 याद रखिएगा, नाम नंबर याद रखिएगा। पैरा 27 बताता है कि आपको कौन से सेगमेंट को एक्चुअली रिपोर्ट करना है, तो इसका मतलब हम बोलते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ये बोलता है हाउ टू डिसाइड द रिपोर्टेबल सेगमेंट, कैसे डिसाइड होगा? पहला, या तो रेवेन्यू वाइज, दूसरा या तो रिजल्ट वाइज, तीसरा या तो असेट वाइज। या तो रेवेन्यू वाइज, या तो रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस वाइज, या तो असेट वाइज। अगर किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू
10% और मोर ऑफ ऑल सेगमेंट रेवेन्यू है, सारे सेगमेंट्स का रेवेन्यू का टोटल कर दें और उसका 10% निकालें और वो किसी एक सेगमेंट में कवर हो रहा है, जैसे मान लो टोटल मेरे 10 सेगमेंट हैं, 10 सेगमेंट्स का टोटल रेवेन्यू है मान लीजिए 1000 करोड़, उसका मिनिमम 10% मतलब 100। अगर मेरा किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू 100 या उससे ज्यादा है तो मैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट मानूंगा। मतलब अगर किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा है ऑफ द टोटल सेगमेंट रेवेन्यू है तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा। नहीं है अगर तो फिर दूसरे पॉइंट में आए रिजल्ट। अगर मान लीजिए किसी सेगमेंट के ऊपर रेवेन्यू की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हो सकता है रिजल्ट की कंडीशन फुलफिल हो जाए। रिजल्ट में बोल रहा है 10% और मोर ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉस और ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर मतलब यहां में मान लीजिए कुछ सेगमेंट्स प्रॉफिटेबल है, कुछ सेगमेंट्स लॉस वाले हैं। जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स हैं, एक का है 100 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी 10 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे का है 12 करोड़ का प्रॉफिट, तीसरे का है 7 करोड़ का प्रॉफिट। लॉस वाले का किसी का है 11 करोड़ का लॉस, किसी का है 5 करोड़ का लॉस, किसी का है 8 करोड़ का लॉस। टोटल कितना हो रहा है 10, 12, 22, 7, 29, 11 और 8, मान लीजिए ये 8 नहीं है 18 है तो 29 और 5 34, ये 34। अब आप ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव को हटा दीजिए। एब्सोल्यूट टर्म्स में कौन ज्यादा है 34, माइनस वर्ड को हटा दो। एब्सोल्यूट टर्म्स में मतलब प्लस माइनस को इग्नोर करो, कौन सा ज्यादा है 34, तो 34 का 10% मतलब 3.4। ऐसा कोई भी सेगमेंट जिसका रिजल्ट 3.4 से ज्यादा है वो रिपोर्टेबल होगा। यहां पर देखा जाए तो सबका 3.4 से ऊपर, तो ऐसा करना है। तीसरा सेगमेंट असेट 10% और मोर ऑफ द ऑल सेगमेंट असेट। सारी सेगमेंट असेट्स का 10% और ज्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में है असेट्स तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो हम मान लेंगे कि हमारा सेगमेंट रिपोर्टेबल है। तो ये था पैरा नंबर 27। इसके अलावा मान लीजिए आपके टोटल सेगमेंट से 12 में से अकॉर्डिंग टू अबव पैरा नंबर 27 आपके 7 सेगमेंट्स रिपोर्टेबल है विच आर फॉलोइंग एनी ऑफ द 3 कंडीशंस। अब 12 में से 7 रिपोर्टेबल हो गए, मतलब 5 को रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है ना, 5 को रिपोर्ट नहीं करना है, रुक जाइए। एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट मस्ट बी इक्वल टू 75% और मोर ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। आपको ये याद रखना है कि जो आप 7 सेगमेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हो उनका रेवेन्यू, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू, उसमें इंटर सेगमेंट रेवेन्यू नहीं आएगा, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 75% कवर कर रहा है कि नहीं। आउट ऑफ 12 आपने कितना रिपोर्ट कर रहे हो, आप 7 रिपोर्ट कर रहे हो, इन सातों का जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, पूरी कंपनी के रेवेन्यू का 75% हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो आपको 75% करने के लिए एक आध सेगमेंट और लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ नो ऐड मोर सेगमेंट्स, एक और ले लो ताकि टोटल रेवेन्यू का 75% रेवेन्यू कवर हो जाए रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में। अगर इन 7 से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में 75% रेवेन्यू कवर नहीं हो रहा है तो आपको 1-2 और लेने पड़ेंगे ताकि आपका 75% कवर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी सेगमेंट विच वॉज रिपोर्टेबल इन प्रीवियस ईयर, किसी सेगमेंट को अपने प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल बताया था बिकॉज ऑफ पैरा 27, क्योंकि वो पैरा 27 की कंडीशन फुलफिल कर रहा था। सच सेगमेंट शैल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट इन करंट ईयर इवन दो इट डज नॉट फुलफिल पैरा 27। अगर आपने किसी सेगमेंट को पिछले साल रिपोर्ट किया था क्योंकि वो पैरा 27 में आया था, मतलब इन तीनों में से किसी एक कंडीशन में, तो आप उस रेवेन्यू, उस सेगमेंट को करंट ईयर में भी रिपोर्ट करोगे, भले वो पैरा 27 की कंडीशन फुलफिल नहीं भी कर रहा है, आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम रिपोर्टेबल सेगमेंट रीस्टेट प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव। अगर आप मान लो सेगमेंट को पहली बार रिपोर्ट कर रहे हो तो पिछले साल के कंपैरेटिव्स को भी आपको दिखाना पड़ेगा। जब भी आप सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हो तो आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी साथ साथ दिखाने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट इस चार्ट में नहीं है, मैं अगली बार इंक्लूड कर लूंगा। मैनेजमेंट चाहे तो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कोई भी सेगमेंट को रिपोर्टेबल कर सकती है, भले वो इन कंडीशंस पे फुलफिल नहीं भी हो रहा। मैनेजमेंट की मर्जी। आउट ऑफ 12 7 कंडीशन, 7 वाले सेगमेंट्स इसमें आ गए, कंपनी चाहती है 2 और सेगमेंट को हम रिपोर्ट करें स्पेशली, भले वो इन कंडीशन में नहीं भी आ रहा है तो भी वो रिपोर्ट कर सकती है, ठीक है। सो बेटा ये था आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग।
का क्विक रिवीजन। इसके क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चंस करने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरे जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरा क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली मिला होगा, बट जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे क्लासेस परचेज नहीं की तो वो मेरा क्वेश्चन बैंक अलग से परचेज कर सकते हैं वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट से। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगले चार्ट रिविजन में। गुड बाय।